चिल्ड्रन वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर करेंगे इंडस्ट्रीज, ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 8। Number one here is what do you understand by industries and manufacturing? तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। तो जब बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में गुड्स बनते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। इंडस्ट्रीज, इट इज द एनहांसमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रॉ मटेरियल्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री। क्वेश्चन, what are the main factors that influence the location of an industry? अब एक इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप करना चाहिए हमें, तो वो क्या होता है, उस पे कई फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले दैट इज चीप लेबर, जहाँ इजीली आपको लेबर मिल जाए, चीप मिल जाए, तो वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती है। नेचर ऑफ लैंड, सुटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल, ample water supply, closeness to the market, uninterrupted power supply, favorable government policies, easy availability of raw material, and well-developed transport and communication network. So these are all very important points that influence the location of an industry. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिस ऑफ साइज पे होगी आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इसमें है प्राइवेट सेक्टर आ गया, पब्लिक सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है और कोऑपरेटिव सेक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैसे इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना है? एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल बेस्ड और मरीन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ से जब आपको एग्रीकल्चर से मिल रहा है अपना रॉ मटेरियल तो वो एग्रो बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड वैसे ही जो फॉरेस्ट से मिल रहा है, मिनरल बेस्ड जो मिनरल्स पे डिपेंडेंट है, और बाकी मरीन बेस्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज पे हमने पढ़ा कि उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो ये साइज पे है। कॉटेज इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड थ्रू सिंपल प्रोसेसिंग बाय विलेज आर्टिसंस एंड देयर फैमिली। तो बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेसिंग है, यहाँ पर विलेज आर्टिसंस लगे हुए हैं और साथ में उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इट इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय मशीन्स विद द हेल्प ऑफ फ्यू हायर्ड वर्कर्स। पहले जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें विलेज आर्टिसन है, उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके अंदर क्या आ गए? वर्कर्स आ गए, हायर्ड वर्कर्स आ गए। तो ये बेसिकली उसकी ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पैसा काफी चाहिए, एंड एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद वेरी हाई आउटपुट, इनकी आउटपुट बहुत ज्यादा होती है, ओके, लमसम होती है, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। Classification of industries on the basis of ownership and raw material। अभी हमने पहले पढ़ा कि अभी ओनरशिप पे भी होता है और रॉ मटेरियल पे भी बेस्ड है। तो सबसे पहले ओनरशिप देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब ये चारों में होती है ये डिवाइड ओनरशिप के बेसिस पे। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है? इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और फर्म्स सच एज बजाज ऑटो एंड टिस्को सिचुएटेड इन जमशेदपुर। पब्लिक सेक्टर में आ गए इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज लाइक भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो ये स्टेट ओन करती है, ये पब्लिक सेक्टर में है। जॉइंट सेक्टर ओन जॉइंटली बाय अ प्राइवेट फर्म एंड द स्टेट और इट्स एजेंसीज सच एज गुजरात एल्कलीज लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें जॉइंट वेंचर होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड रन कोऑपरेटिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, so who are generally producers of raw materials of the given industry, such as sugar mill owned and run by farmers, और अमूल मिल्क, मदर डेयरी। तो ये सब जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है कोऑपरेटिवली ये ग्रुप ऑफ पीपल इसको रन करता है। अब
के बेसिस पे इंडस्ट्री को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड। एग्रो बेस्ड कौन सी होती है, इंडस्ट्रीज विच गेट्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर से उन्हें अपना रॉ मटेरियल मिल जाता है, जैसे कॉटन है, जूट टेक्सटाइल है, वेजिटेबल ऑयल है, टी है, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज दोज विच गेट देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। तो पेपर है, पेपर इंडस्ट्री को कहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, ट्रीज से मिल रहा है जो कि फॉरेस्ट में है। फर्नीचर के लिए आपको वहीं से वुड मिल रही है, कार्डबोर्ड के लिए, एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, वेयर मिनरल इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जैसे कि ऑटोमोबाइल में, आयरन एंड स्टील में, आपको आयरन चाहिए, कॉपर इंडस्ट्री में, तो यहाँ सब जो है ये मिनरल बेस्ड है, ये सब मिनरल्स है ना, आयरन, कॉपर। और मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस। तो इंडस्ट्रीज which involved in processing seafood or fish oil are some examples of marine based industries. Question 5. How are the industrial regions developed? अभी इंडस्ट्रियल रीजन्स कैसे डेवलप हुए, इंडस्ट्रियल रीजन emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. And major industrial regions tend to be located in temperate areas near seaports and especially near coal fields. Temperate areas वो areas होते हैं जो कि गर्मियों में गर्म रहते हैं, वार्म होते हैं, और सर्दियों में ठंडे रहते हैं। इस तरह के कुछ टेम्परेट एरियाज होते हैं। एक्चुअली ये एरियाज आते हैं that lie between the tropical zone and the polar zones. तो ये जो टेम्परेट एरियाज हैं नियर द सी पोर्ट हैं, वो जो है इन चीज़ों के लिए, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलप होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रीजन्स emerges when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. So major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. How does industrial system function? Industrial system consists of input, process, output. यही एक सिस्टम होता है। द इनपुट्स आर दी रॉ मटेरियल, और लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसेस क्या होती है, प्रोसेस कैसे होगा, इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। और द आउटपुट है, आउटपुट्स आर दी एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन, लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट cost. The processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. और output क्या है, output is the shirt you wear. तो इसके inputs में आ गई आपकी कॉटन थी, कॉटन लाए, लेबर आई, फैक्ट्री थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी थी। तो प्रोसेस में आपके इंक्लूड की गिनिंग हुई उसकी कॉटन की, फिर स्पिनिंग हुई, वीविंग हुई, उसको डाई किया गया, प्रिंटिंग हुई उसके ऊपर, और इस तरह से जो आउटपुट बनी वो रेडी टू वेयर क्या बनी, इट्स शर्ट that you wear. Iron and steel industry also known as the basic industry or feeder. तो इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। रिमेंबर दिस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये जो है ये बेसिक इंडस्ट्री है और इसे फीडर भी कहते हैं। क्यों? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ. It provides raw material for all kinds of machinery, transport, tools and equipment used by any industry, starting from safety pin to nails to big machinery like oil drillers, etc. all are made up of iron and steel. Therefore, it is also called as feeder industry. तो ये दूसरों को भी अपने रॉ मटेरियल्स देती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को भी। तो देख लीजिए, एक छोटे से सेफ्टी पिन में भी आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जरूरत है, और एक बड़ी से बड़ी अगर आप ऑयल ड्रिलर मशीन बना रहे हैं तो उसमें भी this industry is going to help. That is why this is the basic industry of any country's industrial growth. Number 8. Why was Tata Iron and Steel Industry set up in a small village called Sakchi,
प्रेजेंट डे झारखंड। तो ये जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है नाउ डेज एट प्रेजेंट इट इज इन झारखंड। तो इसमें आपके वो सारे पहले वाले फैक्टर्स देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं ना एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको टिस्को भी कहते हैं, was established in 1901 by Sir Jamshedji Tata at Sakshi in Singhbhum district of Bihar, present day Jharkhand, because raw material was easily available from nearby areas. Availability of raw material is very important to set up an industry. Availability of a railway line connecting two major cities and Kolkata port. Sufficient water supply from the river Subarnarekha and from dam at Kharkai River. Densely populated regions of Bihar and Odisha provided cheap labor in abundance. तो लेबर भी वहां पर अच्छी खासी थी. The Damodar Valley project provided abundant hydroelectricity. तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तादाद में थी. Question given a comparative account of textile industry in India with that of Japan. अब हमारे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं. कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस जापान. अहमदाबाद है इंडिया में और ओसाका है जापान में. अब इट इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. जो अहमदाबाद है इट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वहां उधर ओसाका इट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. Cheap and best quality of cotton is available from the home state, which is also the leading producer of cotton in India. तो अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में. और वहाँ ये जो है ये खुद ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ की रॉ मटेरियल बहुत ही इजीली अवेलेबल है. बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन इज अवेलेबल. Japanese fabrics are in demand all over the world in account of its quality, durability and design. Third point, the region enjoys humid climate which is suitable for spinning and weaving process. तो climate भी यहाँ पर suitable है. It also adds to the efficiency of workers. उधर जापान में the region enjoys humid climate. इधर भी humid climate है which is suitable for spinning and weaving process. The river Yado provides sufficient water for the mills. तो यहाँ पर पानी की भी अच्छी फैसिलिटी उन्हें मिल रही है. Fourth point, both skilled and unskilled workers are available in large numbers. The workers come from all parts of India. तो हर जगह से पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग काम करने के लिए आते हैं. इधर जापान में the region has abundant supply of hard working and efficient labor. तो यहाँ पर भी उनके पास बहुत ही hard working और efficient labor है. There is a very large market for the finished products in the region itself. And the products are also exported to other countries through Mumbai and Kandla ports. तो ये दोनों ports से बाहर भी export होता है. बाकी इनकी डिमांड अपनी ही रीजन में भी बहुत ज़्यादा है. ओसाका में क्या है? ओसाका is a port city and which provides facility for the import of cotton from Peru, India, USA, Egypt, etc. तो हम लोग भी उन्हें cotton provide करते हैं इंडियंस. और यहाँ पे बाकी भी जगह है यूएसए इजिप्ट वगैरह से भी यहाँ पर जो है कॉटन इन्हें बहुत ही इजीली मिलती है. यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी है इनके पास. द पोर्ट इज ऑल्सो यूज टू एक्सपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज. और ये भी अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं. ओसाका इज क्रिस क्रॉस्ड बाय कैनाल्स विच ऑल्सो प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा चीप है. स्टील प्लांट्स देख लीजिए हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं. नंबर 1 इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जमशेदपुर, नाउ इट इज इन झारखंड. विवस्वराया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, भद्रावती कर्नाटका. भिलाई स्टील प्लांट, दुर्ग छत्तीसगढ़. द दुर्गापुर स्टील प्लांट, बुर्दवान वेस्ट बंगाल. द बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड. द रूरकेला स्टील प्लांट, सुंदरगढ़, Odisha. So these are all major steel plants of India. Let's go through some objective type questions. In industry, the craftsman manufactures good by using local raw material, small scale.
स्केल। तो यहाँ पे उनको लोकल रॉ मटेरियल जो होता है उसी से ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को। शिप बिल्डिंग इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, लार्ज स्केल, है ना, बहुत बड़ी जो शिप बिल्डिंग है तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, छत्तीसगढ़। तो स्टील प्लांट्स की लोकेशन आपको सभी की पता होना चाहिए। मदर डेयरी एंड आनंद मिल्क कम अंडर विच इंडस्ट्री, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है, इससे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर चलाते हैं। इट्स अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड, यूएसए। जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील पूरे वर्ल्ड में कौन है, यूएसए। Iron and steel industry at Jamshedpur was set up in 1907. तो ये भी डेट ईयर आप हमेशा याद रखिए। Iron and steel industry at Jamshedpur was set up in 1907. So which is the largest region of iron and steel industry in USA? The Great Lake. तो उनकी जो रीजन है, लार्जेस्ट रीजन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, वो कौन सी है, द ग्रेट लेक। सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, अहमदाबाद। तो ये हमारे इंडिया की जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लीडिंग प्रोड्यूसर है अहमदाबाद। पोर्ट फैसिलिटी टू टिस्को, तो कौन प्रोवाइड करता है उसको, कोलकाता। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड, कॉटन टेक्सटाइल याद रखिए, जापान। एंड आपको पता भी है वहाँ पे वो रॉ मटेरियल उसको इजीली मिल रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनका बहुत ही अच्छा वर्क करता है। नोन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, जमशेदपुर। एंड फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जापान। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my video kindly share and subscribe. Thank you so much.